नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस वीडियो सेशन में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा और विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी आगामी आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी के द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत 30 अगस्त 2022 को जीके एंड एनाटोमोलॉजी का जो पेपर हुआ था, इस पेपर में पूछे गए 30 सवालों का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से एक और निवेदन रहेगा कि इस चैनल पर आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को देखना शुरू करने से पहले शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। पहला जो प्रश्न पूछा गया है बहुत ही रिपीटेड सवाल है और इसमें जितने भी 30 सवाल हैं तो 30 सवाल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 30 में से आपने कितने सवालों का है वो सही जवाब आप दे पाए। तो पहला सवाल इसमें पूछा गया है कि राजस्थान की किस नदी बेसिन में उत्खात भूमि पाई जाती है? माही, लूनी, चंबल और बाणगंगा। तो चंबल नदी बेसिन में उत्खात भूमि पाई जाती है। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। इसी उत्खात भूमि को इंग्लिश में कहते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी या इसे रेवाइन टोपोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी इसी प्रकार से इसे बीहड़ भूमि या खड्डों वाली भूमि इस नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे बीहड़ भूमि आए, खड्डों वाली भूमि आए, बेडलैंड टोपोग्राफी आए, रेवाइन टोपोग्राफी आए, तो ये सभी आपकी चंबल नदी बेसिन की एक प्रमुख विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश है और राजस्थान में सर्वप्रथम ये चित्तौड़गढ़ के 84 में प्रवेश करती है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र 12 जिले में फैला हुआ है, न्यूनतम टोंक जिले में है और राजस्थान के 11 जिलों में इसका अपवाह क्षेत्र है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? बालू का स्तूप, झील, खड़ीन या टांका। तो ये भी इसी प्रकार का सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल इजी सवाल है। आप सभी को पता होगा कि पश्चिमी थार के मरुस्थल में विभिन्न प्रकार के जो बालू का स्तूप निर्मित होते हैं, रेत के टीले बनते हैं, तो उसे उनकी जो स्थलाकृति है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सर्वाधिक जो पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप है वो पैराबोलिक प्रकार का है, पैराबोलिक प्रकार का बालू का स्तूप। कई बार सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस प्रकार से है या पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है। इस प्रकार से काफी बार सवाल है वो पूछे गए हैं। तो इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तो आप बताएंगे पैराबोलिक। तो पैराबोलिक क्या है? एक सैंड ड्यून्स है, बालू का स्तूप है। इसके अलावा बालू का स्तूप की बात करें तो बरखान है और शब्र काफिज बालू का स्तूप, सब्र काफिज। इसके अलावा सीप भी बालू का स्तूप है। तो सीप, बरखान, शब्र काफिज, पैराबोलिक, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, इस प्रकार से बहुत से बालू का स्तूपों के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे पश्चिमी राजस्थान में। तो यहाँ पर 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतया घग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? तो अगर घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। हिमाचल प्रदेश में बहती हुई ये राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब इत्यादि कई राज्यों से बहती हुई ये लगभग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के 25 जो गांव हैं उनको बाढ़ग्रस्त करती है, सर्वाधिक प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसमें से आपका श्री गंगानगर का सूरतगढ़ है। इसके अलावा बोरपाल और मानेकथर, ये जो 3 गांव हैं इन विकल्पों में दिए गए हैं। यहाँ बाढ़ का प्रकोप है वो मुख्यतया देखा जाता रहा है। तो इसमें ए, बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और खंडेला आप सभी को पता है सीकर में आया हुआ है। तो ये कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक भाग है।
किसी भी प्रकार से घग्गर नदी से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो इसलिए सीधी बात है कि डी वाला हमें एलिमिनेट करना होगा। तो ए, बी और सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1308 में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के अनेक स्थानों पर है वो आक्रमण किया। सबसे पहले अगर बात करें तो रणथंभौर दुर्ग पर हमीर देव चौहान के साथ में 1301 में इन्होंने युद्ध किया। इसके बाद में 1303 में इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को इन्होंने जीत करके चित्तौड़ का जो नाम है ये आपका खिजराबाद रख दिया। इसके बाद में इन्होंने अभियान चलाया था विशेष तौर पर जालोर के लिए, और जालोर के बीच में पड़ता था सिवाना जो कि बाड़मेर में है वर्तमान में। तो सिवाना के शासक थे शीतल प्रसाद या शीतल देव या सातल देव भी कहते हैं। तो यहाँ सातल देव ये बीच में आ रहे थे, तो सातल देव के साथ में इन्होंने युद्ध किया और सिवाना को इन्होंने है वो 1308 में जीत लिया और सिवाना का नाम है वो खीराबाद कर दिया। इसके बाद में 1311 में इन्होंने जालोर पर आक्रमण है वो करते हैं। जालोर के उस समय शासक कानड़देव चौहान और उसके पुत्र विरमदेव सोनगरा थे। ठीक है, तो 1311 में इन्होंने जालोर पर आक्रमण करके जालोर को जीता और जालोर का नाम है वो रख दिया था जलालाबाद। जलालाबाद किसका रख दिया था? जालोर का। तो जालोर का जलालाबाद, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद और सिवाना का खीराबाद रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की। महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप। तो देखिए अगर महाराणा उदय सिंह इसमें 1 नंबर वाला राइट आंसर है। महाराणा उदय सिंह ने सन 1562 में मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की और इसी समय इन्होंने मेड़ता के शासक जयमल को भी शरण प्रदान की थी। तो अब की बार आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के किस शासक ने मेड़ता के शासक जयमल को शरण प्रदान की। तो मेवाड़ के उदय सिंह ने 1562 में मालवा के शासक बाज बहादुर और मेवाड़ के जयमल को है वो शरण प्रदान की थी। अगर महाराणा उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह को पन्नाधाय ने छुड़वाया था। ठीक है, पन्नाधाय बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहते थे, तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी। इसके पश्चात 1537 में उदय सिंह का है वो राज्याभिषेक होता है 1537 में, और जो उदय सिंह है इसका जो राज्याभिषेक होता है तो उसमें विशेष सहयोग रहता है राव मालदेव को। जोधपुर के राव मालदेव को विशेष सहयोग रहता है और उसके बाद में ये 1540 में मालदेव के साथ में मिलकर के बनवीर की है वो हत्या कर देते हैं। मावली के युद्ध में 1540 में ये बनवीर की हत्या कर देते हैं। और आप सभी को पता होगा जनवरी 1544 का जो शेरशाह सूरी ने गिरिशुमेल का जो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और जोधपुर के मालदेव के सेनापतियों के मध्य, तो इस युद्ध से पहले ही यानी कि ये युद्ध जनवरी 1544 में हुआ था और 1543 में शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण की भी योजना बनाई थी। जैसे ही शेरशाह सूरी के चित्तौड़ आक्रमण की योजना का समाचार महाराणा उदय सिंह के पास में पहुंचा तो उन्होंने तुरंत चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की जो भी चाबियां हैं वो शेरशाह के पास में भिजवा दी और शेरशाह ने चित्तौड़ पर अपने आक्रमण से है वो मना कर दिया, चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया और चित्तौड़ के प्रशासक के रूप में एक प्रतिनिधि के रूप में ख्वास खां को है वो नियुक्त कर दिया, ख्वास खां। तो आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी ने किसे चित्तौड़ के प्रतिनिधि के रूप में है वो नियुक्त किया, तो चित्तौड़ के प्रतिनिधि के रूप में ख्वास खां को है वो नियुक्त किया था। उदय सिंह काफी डरपोक किस्म का है वो शासक था। शेरशाह सूरी के समय इन्होंने चाबियां पहले ही चाबियां है वो चित्तौड़गढ़ की शेरशाह सूरी के पास में भेज दी थी, तो शेरशाह सूरी ने आक्रमण नहीं किया। फिर 1567 में
अकबर आक्रमण करता है तो अकबर आक्रमण के दौरान ये भाग करके आपके गिरवा की पहाड़ियों में है वो चला जाता है और जयमल और फतेह सिसोदिया के हवाले है वो आपका चित्तौड़ को कर देता है। और उसके बाद में अकबर के माध्यम से 25 फरवरी 1568 को 30,000 व्यक्तियों को का कत्लेआम किया जाता है, भयंकर नरसंहार किया जाता है। ठीक है, तो ये आप महाराणा उदय सिंह की घटना है। इसके अलावा महाराणा उदय सिंह के अगर बात करें देखें तो इन्होंने ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य भी नहीं करवाए थे। एक उदय सागर झील का है वो निर्माण इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। इसके अलावा जो मोती मगरी के कुछ महल है इसका भी निर्माण महाराणा उदय सिंह ने है वो करवाया था। ठीक है, तो ये है उदय सिंह की पृष्ठभूमि, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया जाता है? रामचंद्र सेन, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा भक्त सिंह और महाराजा कुमार शेर सिंह। तो गज उद्धार जो रचना है इसका श्रेय जाता है महाराजा अजीत सिंह को। ठीक है, और महाराजा अजीत सिंह और उदयपुर का जो मेवाड़ का उदय सिंह है उनकी लगभग सेम ही सिचुएशन रही थी। जिस प्रकार से पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा की उसी प्रकार से गोराधाय ने अजीत सिंह की रक्षा की। ठीक है, तो अजीत सिंह का जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने गज उद्धार ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा इसके द्वारा रचित एक दो और ग्रंथ है उनको भी आप ध्यान में रखिए। एक तो है गुण सागर भी अजीत सिंह के द्वारा ही लिखा गया है, और एक है दुर्गा पाठ। तो दुर्गा पाठ, गुण सागर और गज उद्धार, इन ग्रंथों की रचना अजीत सिंह ने की थी। ठीक है, और अजीत सिंह ने 1715 में अपनी पुत्री है जिसका क्या नाम है, इंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ में किया? मुगल सम्राट फर्रुख शेर के साथ में। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही विवाह पद्धतियों के साथ में इंद्र कुंवरी का विवाह फर्रुख शेर के साथ में महाराजा अजीत सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BSHW, BWHW, AW और CWG। तो यहाँ BWHW राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार हमने आपको मैप के जरिए भी बताया है तो ज्यादा कुछ और रिपीट करने की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट है बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ से गोगुंदा। बिल्कुल, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का जो पठारी भाग है उसे बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक गिरवा है, तो उदयपुर में तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां है उसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। एक है आपका ऊपर माल का पठार, तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के जो मध्य का पठारी भाग है उसे ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर है, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटियों को पहले रखना होगा, उसके बाद में कम ऊंचाई वाली चोटियों को रखना होगा। देखिए, इसमें अगर बात करें तारागढ़, सायरा, नागपहाड़, डोरा पर्वत, तो सारे के सारे सभी जो पर्वत चार है टोटल। तो इनको सबसे पहले हम देख लेते हैं। इनकी अगर आपको ऊंचाई अच्छी तरीके से पता होगी तब आप इजीली इस प्रकार के सवालों को सही कर पाएंगे। देखिए, तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर है। सायरा की बात करें तो सायरा आपकी उदयपुर में आती है और 900 मीटर इसकी ऊंचाई है, मेवाड़ में है। नाग पहाड़ ये भी आपकी मध्य अरावली में है और नाग पहाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। ठीक है, और डोरा पर्वत की ऊंचाई है 869 मीटर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पहली जो आएगी वो 1 नंबर पर होगी सायरा। 2 नंबर पर यहाँ पर हम बात करेंगे तो 2 नंबर पर आ जाएगी कौन सी, तारागढ़। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पर डोरा पर्वत आ जाएगी और 4 नंबर पर नाग पहाड़। तो आइए देखते हैं कौन से में ये होगा। तो सायरा 1 नंबर पर, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरे नंबर पर जो हमारे इसके अकॉर्डिंग आएगी वो आएगी तारागढ़, यानी कि 2 और 3 कोई में से एक। तीसरे नंबर पर आएगी डोरा पर्वत और चौथे नंबर पर आएगी हमारी नाग पहाड़। तो फाइनली हमारा राइट जो आंसर है वो 3 हो जाएगा,
यानी कि सायरा की ऊंचाई 900 मीटर, तारागढ़ अजमेर में स्थित है, ऊंचाई 873 मीटर, डोरा पर्वत ये जालोर में स्थित है 869 मीटर, और नाग पहाड़ ये भी आपका मध्य अरावली में अजमेर में है, इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। ठीक है, तो ये 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कुमारपाल सोलंकी, महारावल अजब सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह। तो ये अभिलेख महाराणा कुंभा से संबंधित है। पदराड़ा कहाँ है? तो ये राजसमंद के पदराड़ा गांव से मिला है। राजसमंद के पदराड़ा से 1433 ईस्वी का ये शिलालेख है, और इसमें शुरुआती तौर पर महाराणा कुंभा के बारे में है वो जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट है कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया? रामस्नेही, निष्कलंकी, रामानुज और निरंजनी। तो देखिए रामानुज नहीं, निष्कलंकी जो संप्रदाय है, निष्कलंकी संप्रदाय, इनकी स्थापना संत मावजी के द्वारा ये संप्रदाय स्थापित किया गया था। और हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि संत मावजी को कल की अवतार के रूप में वो मान्यता प्राप्त है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार को कल के अवतार के रूप में है वो जाना जाता है। ठीक है, तो संत मावजी की बात करें तो संत मावजी इन्हें निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। और जो बेणेश्वर धाम है, मावजी को माघ शुक्ला एकादशी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन उन्होंने बेणेश्वर धाम की वो स्थापना की थी। इनका जो प्रमुख मंदिर है, मुख्य मंदिर है, ये डूंगरपुर के साबला ग्राम में है। ठीक है, और यहाँ पर इनकी चतुर्भुज घुड़सवार मूर्ति भी यहाँ प्रतिस्थापित की गई है। और मावजी के संबंध में महत्वपूर्ण बात है इनके चोपड़ा। चोपड़ा क्या है? तो ये वाद विवाद डिबेट स्टाइल में लिखे गए मावजी का या निष्कलंकी संप्रदाय का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, जो कि दीपावली के दिन बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस प्रकार का प्रश्न है वो पहले भी एक बार पृथ्वीराज विजय के संदर्भ में पूछा जा चुका है, और वो सवाल था पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक है। आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा। और जयानक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में रहे ऐसा माना जाता है, और ये एक कश्मीरी कवि थे। ठीक है, कश्मीरी कवि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ये रहे थे। और जयानक ने जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा है, उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 वाला, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, तो इस विजय गाथा का ही वर्णन है। इसके बाद में 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई और मेहमद गोरी की है वो विजय हुई थी। तो इसका वर्णन इससे जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है इसमें वर्णन नहीं मिलता है। तो अपकमिंग एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज विजय में किसके युद्ध का वर्णन है, प्रथम और द्वितीय दोनों है या प्रथम केवल एक है? तो प्रथम केवल एक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो आपके चौहान वंश के जो मूल पुरुष थे, ठीक है, वासुदेव चौहान, तो वासुदेव चौहान से लगा करके सोमेश्वर और सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय तक के इतिहास की जानकारी है वो मिलती है। यानी कि 551 से लगा करके 1191 तक की जानकारी है वो मिलती है। और चौहान के जितने भी शासक थे उनके बारे में कुछ संक्षिप्त रूप से हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि पृथ्वीराज प्रथम के बारे में बात करें तो हमने पिछले सेशन में, पिछले 1-2 वीडियो में किसी में हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वीराज प्रथम के बारे में इस ग्रंथ में पृथ्वीराज विजय में कहा गया है कि पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को है वो मार गिराया था पुष्कर में।
पुष्कर में ये जो चालुक्य है ये ब्राह्मणों को लूटने के उद्देश्य से आए थे और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पराक्रम और अपने जो शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए 700 चालुक्यों को है वो पुष्कर में मार गिराया था। ये वर्णन मिलता है इस पृथ्वीराज विजय में, और ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, हमने इसी सीरीज में इसका डिस्कस भी किया था। ठीक है, इसके अलावा ये जो सवाल है इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये श्रेय दिया जाता है अजयराज ने। ऐसा कहा जाता है कि अजयराज ने सुलहना के साथ साथ मुसलमान शासकों को है वो पराजित किया, अजमेर नगर है वो इसने बसाया और इसने पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया। इतनी ज्यादा संख्या में इन्होंने क्या है वो टकसाल है वो स्थापित की। और आप सभी को पता है, पिछले कई सेशन में हमने डिस्कस भी किया है कि अजमेर में जो अजय प्रिय द्रम जो सिक्के हैं वो किसने चलाए थे, अजयराज ने चलाए थे। तो अजयराज ने अजय प्रिय द्रम नामक सिक्के चलाए। ठीक है, और सिक्के के साथ साथ में इसकी जो रानी है सोमलता देवी, इन्होंने भी सिक्के हैं वो चलाए थे। और इस ग्रंथ में ऐसा वर्णन मिलता है कि अजयराज की रानी जो सोमलता देवी है, ठीक है, सोमल देवी कहीं लिखा मिलता है, कहीं सोमलता देवी लिखा मिलता है। तो इस सोमलता ने जो सिक्के हैं वो जो अपने नाम से भी सिक्के चलाए इन्होंने, साथ साथ में ये प्रतिदिन नए मिंट के जो सिक्के हैं, फ्रेश मिंटेड जो कॉइन्स है, ये प्रतिदिन है वो सोमलखा देवी है वो यूज करती थी। ठीक है, तो इस बारे में वर्णन है वो पृथ्वीराज विजय में बहुत ही विशद रूप से दिया हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो चंदन राज की रानी रुद्राणी जो 1000 दीपक प्रतिदिन पुष्कर झील में झील के पास में है वो जलाया करती थी, तो ये जानकारी भी इसी ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में जयानक ने है वो दी है। इसके अलावा एक शासक चौहान का शासक है वाकपति राज प्रथम, तो वाकपति राज प्रथम ने 188 युद्ध है वो जीते थे। इस ग्रंथ में मिलता है कि वाकपति राज प्रथम ने 188 युद्ध जीते थे और पुष्कर में शिव जी के मंदिर का है वो निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो पृथ्वीराज विजय के जयानक के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अफीम पर शाही आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। यह सवाल भी पहले पूछा जा चुका है, 1858, 93, 95, 1902। तो अफीम पर जो रॉयल कमीशन है इसका गठन किया गया था 1893 में। रानी विक्टोरिया और यहाँ के उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लाडस्टोन। ठीक है, ग्लाडस्टोन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। तो इस समय क्या हुआ था कि पहले राजस्थान में और भारत भर में अफीम की बहुत ही ज्यादा स्तर पर है वो खेती की जाती थी। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर अफीम की खेती होती थी। ठीक है, तो अफीम की खेती विशेष रूप से किस उद्देश्य के लिए होती थी कि अफीम का यूज है वो एक मेडिकली यूज मेनली होता था, दवाइयों में इस अफीम का है वो यूज किया जाता था। और आज भी अफीम का यूज है वो मेडिकल पर्पज से ही मेनली किया जाता है, लेकिन इसका अवैध रूप से गैर चिकित्सीय बिक्री भी है वो बहुत बड़ी स्तर पर है वो होने लग गई थी। तो इसलिए भारत में यहाँ पर संघर्ष भी होने लग गया था कि ये जो गैर चिकित्सीय इसकी बिक्री हो रही है अफीम की, उस पर है वो बैन लगाया जाए। तो इस के लिए सरकार ने अफीम की जो गैर चिकित्सीय बिक्री हो रही है उसकी बैन लगाने के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन किया। ये कमीशन 1893 में गठित हुआ था और इस कमीशन में अध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्य थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है थॉमस ब्रासी फर्स्ट है इसका नाम है। तो थॉमस ब्रासी फर्स्ट इसका चेयरमैन था और इसमें 2 सदस्य भारतीय थे। ठीक है, रॉयल कमीशन में कुल 9 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 9 थी। 2 सदस्य भारतीय थे जिसमें एक तो दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह और एक थे बिहारीदास देसाई जो कि जूनागढ़ के दीवान थे। तो
तो एक तो HV देसाई, जूनागढ़ के दीवान, ठीक है, ये भारतीय शासक थे तो इसलिए आपसे सवाल पूछा भी जा सकता है। और एक थे आपके लक्ष्मेश्वर सिंह, ठीक है, तो लक्ष्मेश्वर सिंह और HV देसाई है, ये दो व्यक्ति इस रॉयल कमीशन में भारतीय व्यक्ति थे, बाकी इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। और 1893 में ये कमीशन गठित हुआ और 1895 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित है वो की थी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान की 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को पहचानिए। तो राजस्थान के ऐसे 3 जिले हैं जिसका जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, और बहुत बार हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। तो इसमें विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, बीकानेर का जनघनत्व है 78 जो कि 100 से कम है। इसके अलावा जैसलमेर का है 17, ठीक है, जो कि सबसे न्यूनतम है, और बाड़मेर का है 92 जो कि तीसरे नंबर पर है, ठीक है, बाड़मेर, बीकानेर और ये है जैसलमेर। तो ये है 100 से कम जन घनत्व वाले जिलों की संख्या टोटल कितनी है, 3। 500 से अधिक जन घनत्व वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 2 है। कौन कौन से, 595 है जयपुर का और 503 है भरतपुर का, ठीक है। तो ये है जनघनत्व, और राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार ऑल ओवर जनसंख्या घनत्व है राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का नहीं है। Which river basin is not a part of eastern plain of Rajasthan from the following? चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और जवाई बेसिन। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल है वो डिलीट भी किया जा सकता है। इसमें देखिए चंबल और बनास बेसिन है, ये तो आप पूरी तरह से मान सकते हैं कि पूर्वी मैदान का हिस्सा है, लेकिन बनास बेसिन की बात करें, ठीक है, तो बनास बेसिन को हम पूरी तरह से पूर्वी मैदान का हिस्सा नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ पर सबसे जो सटीक आंसर है वो जवाई बेसिन हो जाएगा, ठीक है। जवाई जो लूनी की सहायक नदी है पाली जिलों और इन जिलों में जालोर पाली में है वो बहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बोर्ड ने अपनी आंसर की में जवाई नदी जवाई बेसिन है वो माना है, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। गंगानगर, करौली, सीकर और झुंझुनू। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो हमें झुंझुनू में देखने को मिलता है। कितना है, तो आपसे कितना पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 837, ठीक है। और राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है, 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनका लिंगानुपात राजस्थान में 888 है, ठीक है। और 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो जिला कौन सा है, तो 0 से 6 आयु वर्ग वाला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है ये आपका बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा का कितना है, बांसवाड़ा का है 934, ठीक है, प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या, ठीक है। तो सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात बांसवाड़ा का, न्यूनतम झुंझुनू का 837, औसत 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 888 है। बाकी अगर पुरुषों का लिंगानुपात करें, वयस्कों का लिंगानुपात की बात करें तो वयस्कों का औसत लिंगानुपात 928 है। सर्वाधिक है आपका डूंगरपुर का, ठीक है, 994। न्यूनतम की बात करें तो ये है आपका धौलपुर का 846। नेक्स्ट है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने ये शब्द है वो कहे थे। अलवर के महाराजा तेज सिंह ने, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने, उदयपुर के भूपाल सिंह ने, बांसवाड़ा के महाराणा महारावल चंद्रवीर सिंह ने। तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, ठीक है, तो उस समय इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, और ये सवाल भी काफी चर्चित रहा है और बहुत बार है वो पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे, तो राजस्थान के पहले व्यक्ति थे बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह, ठीक है। शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था
ये सवाल हमने पिछले भी सेशन में कई बार डिस्कस भी किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये निश्चित रूप से बताएंगे कि बीकानेर के शार्दुल सिंह ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर है वो कब किया, उसकी डेट क्या है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो वैसे राजस्थान में साक्षरता दर की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है कोटा। ठीक है, पिछले ही सेशन में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, लेकिन कोटा का यह कहीं भी ऑप्शन या विकल्प नहीं दे रखा है। जालोर, करौली, गंगानगर और अलवर है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो अलवर हो जाएगा। देखिए, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है राजस्थान का जालोर। ठीक है, और जालोर की साक्षरता दर कितनी है, तो इसकी है 54.9% जालोर की है वो लिटरेसी रेट है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर इन विकल्पों की बात करें तो इसमें हो जाएगा अलवर, और वैसे देखा जाए तो आपका कोटा है। कोटा के बाद में दूसरा स्थान है वो आपका साक्षरता की दृष्टि से जयपुर का आता है। तीसरा स्थान है वो झुंझुनू का आता है। चौथा स्थान सीकर का है। ठीक है, और पांचवा स्थान है वो अलवर का आता है। अलवर की बात करें तो अलवर में 70% जो लोग हैं, 70.7% जो लोग हैं ये लिटरेट हैं यानी साक्षर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करते हुए सही उत्तर का है वो कूट के माध्यम से चुनना है। मोती झील, बुझ झील, अनंत सागर झील और तलवाड़ा झील दी हुई है। तो मोती झील ये आपकी भरतपुर में है, 1 में 4 हो जाएगा। तो 1 में 4 आपका विकल्प नंबर केवल और केवल 2 में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुझ झील है ये आपकी जैसलमेर में है, जो आपकी काकनी नदी है जिसे काकनी मसूदी के नाम से भी जाना जाता है। तो काकनी नदी बुझ झील में ही आकर गिरती है। आनंद सागर झील है ये आपकी बांसवाड़ा में है, और तलवाड़ा झील है ये हनुमानगढ़ में है। ये जो तलवाड़ा झील है ये आपकी घग्गर नदी से निर्मित झील है। ठीक है, घग्गर नदी का जल इसी झील में आकर के गिरता है। तो ये आपका 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। रंग महल विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी। रंग महल ये राजस्थान का पुरातात्विक स्थल है, और यहाँ पर विशेष रूप से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 2 नंबर विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिछले सेशन में एक क्वेश्चन पूछा था कि रंग महल कौन से जिले में स्थित है, तो उसमें आप लोगों के कुछ डाउट्स भी थे, मुझे पर्सनली भी मैसेज देखने को मिले और कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे कि ये गंगानगर में है या हनुमानगढ़ में। तो इसके रिगार्डिंग राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक बार पहले सवाल पूछा था 2019 की परीक्षा में, जिसमें उन्होंने फाइनल आंसर की में रंग महल को किस में माना है, गंगानगर में माना है। ठीक है, लेकिन रिसेंटली जो हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पेपरों पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया, तो उसमें मैंने आपको क्या हनुमानगढ़ बताया था, और वो इसलिए बताया था क्योंकि आरपीएस ने अपनी जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें हनुमानगढ़ माना है। ठीक है, लेकिन अगर विशेष तौर पर मैंने इसके बारे में कुछ देखा किया, तो फाइनली जो हमें देखने को मिला कि रंगमहल वर्तमान में सूरतगढ़ तहसील में आता है। ठीक है, और सूरतगढ़ आपका पड़ता है गंगानगर में। ठीक है, तो सूरतगढ़ गंगानगर, और गंगानगर के अंतर्गत यानी कि रंगमहल को फाइनली देखा जाए तो ये वैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ के सीमावर्ती एरिया पर आता है। ठीक है, और इसकी सभ्यता को भी अगर देखा जाए तो ये वर्तमान में आपकी गंगानगर में मानी जाती हैं, और बाकी जहां पर जो स्थानीय व्यक्ति हैं, स्थानीय जो स्टूडेंट्स वगैरह है, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप वहां रहते हैं तो आपको इसके बारे में क्लियरली जानकारी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं ताकि और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चले इसके बारे में। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, विकिपीडिया सर्च करेंगे, वेबसाइट सर्च करेंगे, तो आपको कई बार सवाल जो पूछे गए हैं उसको उसमें हनुमानगढ़ भी दिया हुआ मिलेगा, लेकिन प्रेजेंटली ये सिचुएटेड आपकी गंगानगर में है। ठीक है, तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर खेती जो की जाती थी उसमें चावल के साक्ष्य है वो मिले हैं। राजस्थान के किस जिले में मुख्यतया सागवान के वन पाए जाते हैं। अलवर, जालौर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। तो सागवान के वन है शुष्क सागवान के वन। ठीक है, जिसे ड्राई टीक फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये जो वन है ये आपके बांसवाड़ा, इसके अलावा डूंगरपुर,
और उदयपुर जिले इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इस वनों के संबंध में आप ध्यान में रखेंगे, राजस्थान के टोटल जो वन है इसमें 7% जो वन है ये किस प्रकार के हैं, सागवान के वन हैं। और ये जो वन है ये 250 से लगा करके 450 मीटर की ऊंचाई पर है वो पाए जाते हैं। विशेष तौर पर 250 से 450 मीटर की औसत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सागवान के वन पाए जाते हैं। और ये वर्षा की कितनी जरूरत होती है, तो जहां 75 से लगा करके 110 सेंटीमीटर की वर्षा होती है उस क्षेत्रों में सागवान के वन पाए जाते हैं। तो ये सवाल काफी बार पूछा गया है आरपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में कि 75 से 110 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें 4 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ये जिले हैं इसमें आते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, एक तो हमने पढ़ा तलवाड़ा, ठीक है, और एक है तिलवाड़ा। यहां दिया हुआ है बेलन, घग्गर, कोठारी और लूनी। ठीक है, तो यहाँ घग्गर नदी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो तलवाड़ा हमने पढ़ा था, तो जो तलवाड़ा झील है ये आपकी घग्गर नदी से निर्मित है वो, यानी कि घग्गर नदी के बीच में बसी हुई है, जो कि आपकी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। लेकिन जो तिलवाड़ा है ये आपका एक ऐतिहासिक स्थल भी है। ठीक है, और यहाँ पर मल्लीनाथ जी का पशु मेले का भी आयोजन होता है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। तो तिलवाड़ा आपका कहाँ पर है, बाड़मेर में है। किस नदी पर है, लूनी नदी के किनारे है। ठीक है, तो राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे पर है। और एक आपका तलवाड़ा और है जो कि कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। ठीक है, बांसवाड़ा। और यहाँ पर क्या है, त्रिपुरी सुंदरा, मतलब त्रिपुरा सुंदरी माता का है वो मंदिर भी है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है, मल्लीनाथ जी का प्रमुख मेला लगता है। ठीक है, और ये आपकी प्राचीन यहाँ पर सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। और मल्लीनाथ जी का यहाँ प्रसिद्ध पशु मेला का आयोजन होता है। ठीक है, और एक आपकी तलवाड़ा झील है जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, और तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ लूनी है। ठीक है, नेक्स्ट है मारवाड़ की पन्ना धाय के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह यानी कि धाय होने का दायित्व निभाया। गोरा धाय, हीरा धाय, दुर्गा धाय, सोना धाय। तो गोरा धाय इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हमने पहले ही डिस्कस किया कि गोरा धाय ने जिस प्रकार से पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलिदान देकर के उदय सिंह को है वो बचाया था बनवीर से। ठीक है, तो उसी प्रकार से युवराज अजीत सिंह को मुगलों की कैद से है वो छुड़ाने का प्रयास किया था गोराधाय ने, और इसका लालन पालन भी अजीत सिंह का गोराधाय ने ही किया था। इसलिए गोराधाय को मारवाड़ की पन्ना धाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई। तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है, आपको अच्छे से पता होगा। शोभाराम कुमार थे, ये आपके अलवर से संबंध रखते हैं। ये मत्स्य संघ के क्या थे, प्रधानमंत्री ने बनाया गया था। ठीक है, और उदयभान सिंह ये धौलपुर के शासक थे, और ये आपके मत्स्य संघ के राज प्रमुख बने थे। और एक थे गणेश पाल जो कि आपके कहाँ के थे, करौली के थे। ये मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख है वो बने थे। ठीक है, गोपीलाल यादव ये आपके भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जैसे 4 इसकी जो रियासतें हैं वो मत्स्य संघ में शामिल की गई थी, और एक थी आपका नीमराणा ठिकाना। ठीक है, तो गोपीलाल यादव वैसे इनमें प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख ऐसा इनको कोई है वो पद नहीं दिया गया था। लेकिन शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में यहाँ पर भी एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया था।
ठीक है। और उस कैबिनेट में आपकी गोपीलाल यादव को भी शामिल किया था। उसमें मास्टर भोलानाथ थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी थे भरतपुर से संबंधित, और करौली के चिरंजीव लाल शर्मा, ठीक है, और अलवर के गोपीलाल यादव ये आपके मंत्रिमंडल में शामिल थे। बाकी इन्हें अध्यक्ष या फिर अगर इनकी बात करें प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, इस प्रकार से किसी भी पद पर इन्हें वो नहीं उतारा था, ठीक है। तो इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है कि मत्स्य संघ के जो नाम का सुझाव है ये किसने दिया था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने इसका मत्स्य संघ नाम दिया था। एनवी गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया, और ये जो उद्घाटन है वो आपका 18 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक है। वैसे ये निश्चित हो गया था 17 मार्च 1948 को, ठीक है। इसीलिए कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण की शुरुआत 17 मार्च 1948 से ही मानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और ऊट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर राजस्थान के जिले दिए हुए हैं और यहाँ दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत दे रखा है। तो सर्वाधिक प्रतिशत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला बाड़मेर ही है, दूसरा जैसलमेर है 31.8 है, बांसवाड़ा 26.5 है, जोधपुर 27.7 है। तो ए बी सी डी तीनों ही क्या है? सही है। देखिए राजस्थान की अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो राजस्थान की एवरेज जो आपकी डेकेडल जो ग्रोथ रेट है वो आपकी कितनी है? 21.3% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है बाड़मेर में 32.5% जनसंख्या वृद्धि दर है। दूसरा है जैसलमेर। तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा है? जोधपुर है। चौथा है आपका बांसवाड़ा, ठीक है। और पांचवा है आपका जयपुर जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, 26.2% इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ये 5 जिले सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और पहले भी हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस है वो किया है। नेक्स्ट है मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है होली पर, श्रावण में, विवाहोत्सव में, संक्रांति पर। तो जो पगड़ियां होती है वो एक आन बान और शान का प्रतीक मानी जाती है। अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। विवाह के अवसर पर आपकी मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। किसी शोक के अवसर पर आपकी सफेद पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें राजा महाराजाओं के द्वारा जब युद्ध में उतरा जाता था तो युद्ध के दौरान केसरिया पगड़ी है वो पहनते थे, जिसे केसरिया करना भी कहते थे, ठीक है। तो युद्ध में केसरिया पगड़ी, शोक के समय सफेद पगड़ी, विवाह के उत्सव में मोटड़े की पगड़ी, इस प्रकार से अलग अलग अवसर पर अलग अलग प्रकार की पगड़ी है वो पहनी जाती रही है। नेक्स्ट है हरि पिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्र विषयक और छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन है? जोगीदास कुंवरिया, ईसरदान कल्याणदास भट्ट और भाव भट्ट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जोगीदास कुंवरिया। इन्होंने हरि पिंगल प्रबंध नामक है वो ग्रंथ की रचना की है, और ये आपके प्रताप सिंह जो कि प्रतापगढ़ के हरि सिंह है ना, प्रताप सिंह नहीं, प्रतापगढ़ के हरि सिंह के शासन काल में जोगीदास कुंवरिया है ये इनके दरबारी कवि थे। प्रतापगढ़ के हरि सिंह के दरबारी कवि थे जोगीदास कुंवरिया, और इन्होंने हरि पिंगल प्रबंध नामक ग्रंथ की है और रचना की है। अगर पंडित भाव भट्ट की बारे में बात करें तो इसमें इससे संबंधित काफी बार प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो पंडित भाव भट्ट ने क्या लिखा था? अनूप जो सिंह है, बीकानेर के शासक अनूप सिंह, ठीक है, जिसको औरंगजेब ने माही मरातेब की उपाधि दी थी। तो इन्हीं महामरातेब के राज कवि रहे थे भाव भट्ट, और भाव भट्ट ने अधिकतर जो ग्रंथ है वो अनूप सिंह के नाम को जोड़कर लिखे हैं, जैसे अनूपांकुश है, अनूप विलास है, अनूप संगीत रत्नाकर है, अनूपोद्देश है। इस प्रकार से भाव भट्ट के जो ग्रंथ है वो अनूप नाम से संबोधित है। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? सूकड़ी, लीजड़ी, जवाई और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस सवाल का जो बोर्ड है आरपीएससी आयोग है, इसने अपनी प्रोविजनल आंसर की में इसका वैसे आंसर है वो राइट 4 माना है,
लेकिन काफी हद तक जवाई नदी भी आपकी पाली के वस्त्र उद्योग से है वो अछूती नहीं रही है, प्रभावित है वो हो रही है। तो इसका आंसर है वो जवाई भी होना चाहिए। और सर्वाधिक आपसे पूछा जाए कि पाली के वस्त्र उद्योग से सर्वाधिक प्रदूषित होने वाली नदी है, तो वो है आपकी बांडी नदी। ठीक है, तो बांडी नदी सबसे अधिक प्रदूषित होती है पाली के वस्त्र उद्योग के कारण। नेक्स्ट है वनों से संबंधित सवाल है, कौन से कथन सही है, नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। एक नंबर है मिश्रित पतझड़ वन 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, मिश्रित मिक्स्ड जो डेसिड्यूस्ड फॉरेस्ट हैं, अगर उनकी बात करें तो ये वर्षा की जरूरत होती है इसको 50 से लगा करके 80 सेंटीमीटर, यानी कि 50 से 80 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले स्थानों पर ये वन है वो उगते हैं। 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा की बात करें तो इतनी वर्षा राजस्थान के कहीं भी किसी भी एरिया में नहीं होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर तक होती है, और ये स्थान है माउंट आबू। और माउंट आबू में आपके जो एवरग्रीन प्रकार के फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदाहरित जो वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये आपके 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में केवल माउंट आबू में देखने को मिलते हैं। तो 150 सेंटीमीटर से ऊपर की अगर कहीं पर वर्षा वाले अगर वनों की दृष्टि से राजस्थान में इस प्रकार का कोई विकल्प दे दिया जाए तो सीधे तौर पर आपको उसको है वो एलिमिनेट ही करना है। ठीक है, तो 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा नहीं है। मिश्रित जो पतझड़ वन है वो 50 से लेकर करके 80 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में राजस्थान के लगभग 27% भूभाग पर है वो फैले हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सागवान जो वन है राजस्थान के शुष्क सागवान वन 7% भाग पर फैले हुए हैं, और मिश्रित पतझड़ वन है वो 27% भूभाग पर फैले हुए हैं। मिश्रित पतझड़ वनों में वृक्ष वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, बिल्कुल ये जो वन है ये आपके एक बार वर्षा ऋतु में अपने है वो पत्ते गिरा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। दो साल बांस खेर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में है, बिल्कुल मिश्रित पतझड़ वनों में बात करें तो थोक है, साल के वन है, बांस है, खेर है, अर्जुन के पेड़ है, जामुन के पेड़ है, अमलतास है इत्यादि कई प्रकार के पेड़ है वो मिक्स्ड डेसिड्यूस्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो एक के अलावा बी, सी और डी इनके सही उत्तर है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट है ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। हिम्मत सेन, मलरंग, भानु महाराज, हमीदुद्दीन डागर। तो ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं मलरंग, इनका पूरा नाम मलरंग भूपत खां है। ठीक है, ये जयपुर घराने के ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। भानुजी महाराज की बात करें तो ये आपके जयपुर घराने के जो कथक है, इस कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक आपके भानुजी महाराज माने जाते हैं। फहीमुद्दीन डागर की बात करें तो इनका संबंध है वो अलवर से है, और ये आपके अलवर के जो डागर घराना है इससे संबंध रखते हैं फहीमुद्दीन डागर। ठीक है, और इन्हें संगीत नाटक अकादमी और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, पद्म भूषण अवार्ड, इस प्रकार से कई अवार्ड से है वो नवाजा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ख्याल की बात करें तो जयपुरी ख्याल, इसके अलावा एक दोसा का है हेला ख्याल, ये आपका दोसा का है, और एक है आपका कुचामनी ख्याल, ये कुचामन नागौर का है, इसके प्रवर्तक है वो लच्छी राम जी हैं। ठीक है, तो ये कुछ ख्यालों के नाम आपको ध्यान में रखना है। दोसा का हेला ख्याल, कुचामन का जो कुचामनी ख्याल है लच्छी राम जी। और ख्यालों से संबंधित जो सबसे अधिक बार आरपीएससी सवाल जो पूछती है वो एक तो जयपुरी ख्याल है और एक है शेखावाटी ख्याल। ठीक है, शेखावाटी ख्याल, तो शेखावाटी ख्याल के आपके चिड़ावा की जो नानू राम है और एक है दुलिया राणा, तो नानू राम और दुलिया राणा है ये आपके शेखावटी ख्याल के प्रमुख जो कलाकार हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जयपुरी ख्याल भूपत खां, कुचामनी ख्याल लच्छी राम, शेखावटी ख्याल दुलिया राणा और नानू राम। ठीक है, और एक है आपका तुर्रा कलंगी ख्याल जो हिंदू मुस्लिम समन्वयता का प्रतीक माना जाता है और शिव पार्वती पर आधारित ये जो ख्याल है। ठीक है, तो तुर्रा कलंगी ख्याल ये आपके आज से 400-500 वर्ष पूर्व
इसकी रचना है तुकनगीर और शाह अली के द्वारा है वो की गई थी। तुर्रा को शिव और कलंगी को पार्वती का है वो प्रवर्तक माना जाता है। तुकनगीर ने तुर्रा का है वो पक्ष लिया था और शाह अली है वो कलंगी के पक्षकार थे। ठीक है, तो ये ख्यालों के संबंध में आप इतनी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो ध्यान में रखेंगे। और कुछ नाम है जैसे कि तुर्रा कलंगी जो ख्याल है, इसके जो प्रसिद्ध जो कलाकार है जिसमें कि जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ओंकार सिंह, ये जो नाम है वो आप चीजें ध्यान में रखेंगे इस तुर्रा कलंगी ख्याल के। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, विश्लेषण के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपके सुझाव भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और ये जो 30 सवाल है, इन 30 सवालों में आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया, ईमानदारी के साथ में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारी के लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें। वहां पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की आपको टॉपिक वाइज क्वालिटी टेस्ट है वो मिलते रहेंगे। इसके अलावा कुछ क्विजेज वगैरह और भर्ती परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज पर आपको समय समय पर मिलती रहेगी, तो वो भी आप अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।